बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं पीपीएससी पास पेपर 2023 असिस्टेंट 16 स्केल का पेपर है। मैथ्स पोर्शन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये उसने एक सीक्वेंस दी हुई है और वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में एक नंबर जो है वो गलत है, वो नंबर हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सीक्वेंस देखें जी, यहाँ पे देखें कि 140 है, 340 है, 540 है, 940 है, 1140 है, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है 730, देखें आप बाकी तमाम नंबर्स के एंड पे 40 आ रहा है, लेकिन ये एक वाहिद नंबर है जिसके एंड पे 30 आ रहा है, लिहाजा वो नंबर है जो बाकी तमाम से डिफरेंट है, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में कहता है कि अ मैन वॉकड फॉर 1/3 और। अब 1/3 और का मतलब ये है कि आप 1/3 मल्टीप्लाई और मीन्स के 60 मिनट्स, ठीक है। यानी कि 1/3 आवर का मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने 20 मिनट जो है वो वॉक की है, ठीक है। एंड देन ही गॉट ऑटोमोबाइल राइड फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब सबको पता है 30 मिनट, ठीक है। तो टोटल जो उसने टाइम ट्रैवल किया है, चाहे वो वॉक है चाहे वो जो है वो ऑटोमोबाइल है, तो टोटल टाइम उसका हो गया जी, ये हो गया टोटल टाइम 50 मिनट का। अब वो ये कहता है कि व्हाट पार्ट ऑफ टाइम डिड ही कंज्यूम्ड ही राइड ऑन ऑटोमोबाइल, यानी कि टोटल टाइम का कितना हिस्सा, टोटल टाइम मतलब कि 50 मिनट, ठीक है, टोटल टाइम हो गया, और उसका कितना हिस्सा उसने ऑटोमोबाइल पे जो राइड किया। ऑटोमोबाइल पे राइड का उसका जो टाइम था वो था जी 30 मिनट, ये ऑटोमोबाइल वाला था, ठीक है। तो हमने टोटल के साथ इसकी रेशो लेनी है, ठीक है। 0 और 0 हो जाएंगे कैंसिल, पीछे बच के जी हमारे पास 3/5 विच इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें वो ये पूछता है हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी कट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हैविंग डायमेंशन 10, 12 एंड 15 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एक बड़ा क्यूब था, ठीक है। इस बड़े क्यूब को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है, और जो छोटा क्यूब है उसकी जो डायमेंशन होगी वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो बड़ा क्यूब है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है। तो उसके वॉल्यूम निकालने के लिए उसने हमें डायमेंशन दी हुई हैं। डायमेंशन है 10, 12 और 15। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर हम 15 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 180। 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। ये उसका आ गया जी हमारे पास बड़े क्यूब का टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब आप देखें कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो क्यूब निकालना है और उनकी तादाद बतानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1800 को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के कितने क्यूब ऐसे छोटे क्यूब बन जाएंगे, तो वो कितने होंगे 1800, विच इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 11। तो हमें 11 के डिवाइजर्स निकालने हैं और उनमें फिर आगे रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो 2 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो सिंपल है जी, 11 का टेबल देख लेते हैं। 11 1s are 11, ठीक है, विच इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 2s are 22, इसी तरह 33, फिर आ जाएगा जी 44, देन आ जाएगा 55, देन आ जाएगा 66, 77, 88 एंड 99। अब इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देर आर 9 नंबर्स 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 11। Next question is a fraction becomes 4/5 if 1 is added to both the numerator and denominator। यानी एक ऐसी फ्रैक्शन है कि उसका डिनोमिनेटर फॉर एग्जांपल है न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अगर हम उसके न्यूमरेटर में भी 1 प्लस करें, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस करें, तो जो हमें आंसर मिलता है वो 4/5 है, ठीक है। तो ये है एक कंडीशन है। इसी तरह आगे वो ये कहता है हाउएवर इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेकिन अगर हम इसी फ्रैक्शन के अंदर जो है न्यूमरेटर से भी 5 माइनस करें, डिनोमिनेटर से भी 5 को माइनस करें, देन हमारा आंसर आएगा 1/2। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन को हम 1 by 1 ट्राई करेंगे। जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल है जी, पहला है 6/7, ठीक है। तो देखते हैं जी, अगर इसमें पहली कंडीशन ये थी कि दोनों में 1 प्लस करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, आंसर 4/5 आना चाहिए। तो ये देखें 6/7 है, मैंने ऊपर भी 1 प्लस किया, नीचे भी 1 प्लस किया, ये आ गया जी 7/8 आ गया। अब ये तो 4/5 नहीं बन सकता। अगर इसमें प्लस किया जाए तो देखें 7 +
1 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 8/10 आ जाएगा। अब अगर हम इसको कैंसिल करें, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स जो है वो 10 आ जाता है, लिहाजा पहली कंडीशन इस पे वेरीफाई होगी। इस पे मैं सेकंड कंडीशन नहीं चेक करूँगा, क्योंकि इस पे जब पहली नहीं वेरीफाई हुई तो सेकंड का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इस पे पहली वेरीफाई होगी, अब हम दूसरी को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने दोनों में से जो है 5 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने इधर भी 5 को माइनस किया और डिनोमिनेटर से भी 5 को माइनस करते हैं। 7 - 5 is 2, 9 - 5 is 4, 2 1 times 2 and 2 2 times 4, so this is 1/2। सो माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था वो 1/2 आना चाहिए था, जो आ गया। लिहाजा ये जो ऑप्शन बी है ये हमारी दोनों कंडीशंस को वेरीफाई कर रहा है, सो दिस इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसमें हमें NPR और NCR ये दो चीज़ें दी गई हैं। कहता है कि इसमें ये जो R आ रहा है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे। एक NPR का फार्मूला होता है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल। इसी तरह NCR का होता है जी, NCR का क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये दोनों सेम ही है, सिर्फ इस NCR वाले में एक चीज़ चेंज होती है और वो होता है r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये जो सारी चीज़ है ये सिमिलर है इसके, लिहाजा इसकी जगह पे मैं ये चीज़ पुट कर सकता हूँ NPR। इस सारे की जगह पे क्या आ गया, NPR डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी NCR के साथ r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR, ठीक है। आप चाहें तो बेशक ये फार्मूला डायरेक्टली अगर याद कर सकते हैं तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। R तो मुझे फाइंड करना है चूँकि, ठीक है। फिर NCR जो है इसकी वैल्यू है जी मेरे पास 15, NPR की वैल्यू है 360। अब R चूँकि अननोन है लिहाजा इसको आइसोलेट करेंगे। 15 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएं ये हो जाएगा डिवाइड। अब 360 को आप 15 पे डिवाइड कर सकते हैं, वी विल गेट 24। सो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दफ़ा फैक्टोरियल का कंसेप्ट देख लें। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल से स्टार्ट लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 0 का फैक्टोरियल करें तो ये 1 होता है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है कि आप 2 से स्टार्ट करें और उससे छोटे तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अभी यहाँ पे आपको सही एग्जैक्ट इसका कंसेप्ट समझ आएगा। 3 का फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल मीन्स कि आपने 3 से स्टार्ट करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 1 लेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली 1 लेस करेंगे, जब तक आपका 1 नहीं आता आपने चलते जाना है। इसी तरह 4 का फैक्टोरियल अगर हम लें तो ये आएगा जी 4 से आपने बैकवर्ड शुरू कर देना है। 4 3 2 1। 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे आंसर मिलता है जी 24। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का फैक्टोरियल होता है 24, यानी 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पास कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ ₹6,228, यानी कि कारपेट है जिसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह से हैं कि उसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है और विड्थ उसकी 3 मीटर है, यानी टोटल उसका जो एरिया हो गया वो हो गया 24 स्क्वायर मीटर और उसकी जो प्राइस है वो है ₹6,228, ठीक है। अब ये कहता है कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ 12 मीटर लॉन्ग कारपेट, यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसी कारपेट हो जिसकी लेंथ 12 मीटर हो और उसकी विड्थ कितनी हो जी 6 मीटर हो, यानी पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हमें एरिया मिलता है जी 72 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। अब इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास अननोन है, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर कारपेट का एरिया 24 था, उसकी प्राइस ये थी, ठीक है। तो अगर 72 हो तो उसकी प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब ये देखें कि 24 मल्टीप्लाई अगर हम 3 करें तो 72 आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो दूसरे वाली कारपेट है ये इसका एरिया उससे 3 गुना है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है। 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी प्राइस भी उससे 3 गुना होगी, लिहाजा जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसकी रिक्वायर्ड प्राइस है वो आ जाएगी, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है।
लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, जिसमें हमें दो इक्वेशन दी गई हैं। अच्छा, जब हमारे पास एट अ टाइम एक दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कहता है कि इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अबव ए इज़ अ कांस्टेंट। ये स्टार्ट में ए आ रहा है जिसे जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, इफ़ द सिस्टम हैज़ वन सोल्यूशन, यानी इसका आंसर ए की आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए, कि ए की जो है वो इनमें से एक नंबर के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, लेकिन एक वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि कौन सी इनमें से वैल्यू है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है जी 3x माइनस 6 वाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ जाता है। 3 कैसे कॉमन आ जाता है जी? अब देखें कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 ज़ा। अब आप देख लें कि इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, लिहाजा 3 तो निकल गया कॉमन, पीछे इधर से x बच गया, फिर ये वाला माइनस, इधर से 2 बच गया क्योंकि 3 तो कॉमन चला गया था, और ये y आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया जी 20। ये वाला 3 चूँकि कॉमन है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये 20 के साथ इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये उस तरफ आके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो ए एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखें जी हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। इन दो इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, अगर ऐड किया जाए तो ये देखें 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, लिहाजा ये दोनों तो हो गए कैंसिल। ठीक है, अब पीछे हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया और वो रह गया एक्स। इस एक्स का कोएफिशिएंट है जी 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ए की जगह अगर मैं -1 पुट करता हूँ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, मैंने -1 पुट किया, यहाँ पे -1 एक्स आ गया। ठीक है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा, 1 - 1 हो जाएगा 0। अब देखें कि जब हम किसी भी इक्वेशंस को या किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमने वेरिएबल जो है वो फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे तो हमारे दोनों वेरिएबल ही एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, लिहाजा -1 जो है वो ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ए की वैल्यू -1 हो गई तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा, यानी 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, विच इज़, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 5 की इक्वल तो नहीं हो सकता, विच इज़ फॉल्स। सो a can not be equal to -1।